हेलो साथी नमस्कार, मैं आर के गुप्ता आप सभी का भरपूर मात्रा में स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने यूपी पुलिस के नाम की एक सीरीज स्टार्ट की थी और इसी का आज हमारा हिंदी का पहला टॉपिक है जो कि वर्णमाल है। प्यारे साथियों, आपको पता होगा जो हिंदी है इसके अंदर वो 37 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं, यानी कि 74 नंबर की आपकी हिंदी आने वाली है। ठीक है, इनके नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो कितने हैं, 37 और 74 नंबर की आने वाली है आपकी हिंदी इसके अंदर। और जो हिंदी है, हिंदी का जो सिलेबस है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो अगर एक बार भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम है। और दूसरी बात है, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बस लिखते चलना है, साथ ही साथ में इतना ही काम करना है। जैसे वर्णमाला है आपकी 4 से 5 क्लास में ख़त्म करते हैं, 2 क्लास तो मिनिमम लेते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसे 1 क्लास में कंप्लीट करें, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। बस आपको करना क्या है, बहुत ही ध्यान से इसे देखते चलना है, साथ ही साथ हर एक पॉइंट को लिखते भी चलना है। जो भी मैं बताऊं आपको कि हाँ ये लिखना है, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है उतना आपको भी साथ साथ लिखते चलना है। वीडियो को हो सकता है जितना करोगे शेयर करना है, और जितनी वीडियो आएगी इनको बहुत अच्छे से देखना। यूपी पुलिस में इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्वालिफाई जो एग्ज़ाम था वो पहले भी क्वालिफाई करा है मैंने, और लगातार 5-6 साल से पढ़ा भी रहा हूँ इसी चीज़ को। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णमाला होती क्या है, यानी कि वर्णों का माला। देखो, हमने माला तो सबने देखी है, फूलों की माला होती है। तो फूलों की माला में क्या होता है, फूल को बहुत एक रस्सी में पिरोया जाता है, उनकी एक क्रम से पिरोया जाता है। तो वही बिल्कुल क्या होगी, वर्णमाला क्या बोलेगी, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है। यानी कि जो वर्णमाला है वो क्या है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। अब प्यारे बच्चे, वर्ण क्या होता है, आपने एक अर्थ तो पढ़ा है, बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करूंगा। जिसने आज तक अभी हिंदी का है भी नहीं पढ़ा, मैं उसके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, देखो, वर्णमाला क्या होता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित का मतलब है जो क्रमबद्ध समूह है। एक अगर सीक्वेंस की बात करोगे ना, कि क्रमबद्ध जो समूह है, क्रमबद्ध जो समूह है, क्रमबद्ध समूह को हमने क्या बोला, व्यवस्थित समूह बोला है। तो वर्णमाला क्या होगी, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होगा उसको क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, की वर्ण क्या होता है, अगर वर्ण की बात करोगे, वर्ण या इसी को बोलते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं इसे, अक्षर बोलते हैं। वर्ण या अगर अक्षर की बात करोगे प्यारे साथियों, तो वर्ण क्या होता है, जिसे तोड़ा न जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। यानी कि अगर मैं लिखूं कि मेरे पास ए लिख रहा है, क्या इस ए को आप तोड़ सकते हो, क्या इससे छोटा कुछ और हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या होगा, वर्ण क्या है, जिसे तोड़ा ना जा सके, वो क्या है, हमारे पास वर्ण है। अब कुछ फैक्ट की बात करेंगे कि अगर वर्ण की परिभाषा आ जाए तो परिभाषा क्या बतानी है आपको। तो वर्ण की परिभाषा जो होती क्या है, भाषा की, यानी कि लैंग्वेज की, जो हमारी भाषा, कोई भी भाषा होगी, इसकी लिपि होगी, है ना, भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी, और वो भी कैसे भाई, लिखित इकाई को क्या बोलेंगे हम भाई, वर्ण बोलेंगे। भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई है वो क्या होगी, तुम्हारे पास वर्ण है। मुझे एक चीज बताइए, क्या ऐसे छोटा भी कुछ है क्या, ऐसे नीचे तो कुछ नहीं होता, ए सबसे स्टार्टिंग का है, तो ए तुम्हारे पास क्या, एक वर्ण है। अब प्यारे बच्चों की ध्वनि क्या होती है, बहुत सा क्वेश्चन ये भी आता है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक का मतलब है जो अगर वोकल हम करेंगे, यानी कि मुंह से अगर बोल रहे हैं तो क्या होगी, मौखिक है। तो देखो, अगर मैंने ए लिख दिया तो तुम्हारे पास क्या, वर्ण है। और मैं बोलूँ ए आ इ ई, ये क्या है, तुम्हारे पास ध्वनि। यानी कि अगर इसी ए को हमने साउंड के थ्रू, यानी कि बोल दिया, इस ए को हमने जो बोल दिया, बोलने के बाद जो प्राप्त होगा उसी को क्या बोलेंगे, हम ध्वनि बोलेंगे, है ना। अगर ए को मैंने लिख दिया, ए को अगर मैंने लिख दिया, लिखने के बाद जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, तुम्हारे पास भाई वर्ण होगा। यानी कि लिखा हुआ जो वर्ण है उसे क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे, है ना। और लिखा जो बोला हुआ जो अक्षर है उसी को क्या बोला मैंने, ध्वनि बोला। क्या दोनों में कोई दिक्कत, कंफ्यूजन कोई, थोड़ा सा आगे चले बच्चों। इसमें एक छोटा सा नोट करके लिखना है, क्या लिखना है, भाषा की सबसे जो छोटी, भाषा की सबसे जो छोटी सार्थक, सार्थक का मतलब होता है सार्थ, यानी कि अर्थ के साथ, क्या होता है, अर्थ के साथ। ठीक है, सार्थक अर्थ क्या होता है बच्चों, अर्थ के साथ। यानी कि भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई है, जिसका हम अर्थ निकाल सके, जिसका कोई अर्थ भी होता होगा, उसी को हमने क्या बोला, शब्द बोला है। तो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है, सार्थक अगर दे दे तो आपका आंसर क्या होगा, शब्द होगा। और अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो वर्ण या ध्वनि होगी। क्या यहाँ तक का कोई दिक्कत है। अब प्यारे बच्चों, पढ़ना है हमें वर्ण के बारे में, कि वर्ण कितने होते हैं, इनकी हेडिंग डालते हैं वर्ण।
तो पढ़ते हैं वर्णों के बारे में प्यारे साथियों कि वर्ण होता क्या है। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात है कि वर्ण के भेद कितने हैं। आप कहोगे कि वर्ण तो दो प्रकार के, जैसे इंग्लिश में हमने पढ़ते हैं ना, वोविल और कॉन्सोनेंट्स। ये जो अल्फाबेट्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो वोविल यानी कि मात्रा होती है, और एक कॉन्सोनेंट यानी कि जो बाकी बचे हुए होंगे 21। तो इसी प्रकार हिंदी के अंदर भी क्या है, हमारे पास भी वर्ण कितने प्रकार के, दो प्रकार के हैं। नंबर एक होता है साथियों क्या भाई, वोविल्स यानी कि स्वर, ठीक है। और नंबर दो क्या होता है बच्चे यहाँ पे, व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन दो प्रकार के हिंदी में वर्ण होते हैं। स्वर को ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं संस्कृत में, अच्छ। अगर संस्कृत भाषा में स्वर को पूछ ले क्या बनता है, तो बोलो कि अच्छ बोलता है, क्या बोलते हैं, अच्छ। और व्यंजन को क्या बोलते हैं, हम हल बोलते हैं, व्यंजन को क्या बोलते हैं, हल। प्यारे बच्चों, अगर मैं थोड़ी सी परिभाषा की बात करूं कि स्वर यानी कि जो मात्राएं है, जो मात्राएं तुम्हारी होती है, जो मात्रा होती है वो क्या होती है, यानी कि परिभाषा उनकी क्या होगी। तो ध्यान रखना, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से यानी कि बिना किसी की सहायता के, बिना सहायता से बोले जाए, यानी कि जिनका उच्चारण हम कर सके, वे सभी वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जाए। भाई बहुत सारे साथी हो गए ना जो किसी का भरोसा करते ही नहीं, अकेले रहना मस्त है, तो वही क्या है भाई, स्वर है। स्वर क्या होंगे, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हो या लिखे जाते होंगे, उसी को क्या बोलते हैं, हम स्वर बोलते हैं। जैसे ए आ इ ई उ ऊ री री ए आई ओ औ औ, है ना। तो अगर बात करें हिंदी में जो वर्ण होते हैं, वर्णों की कुल संख्या कितने, तो ध्यान रखना बच्चों कितने होते हैं, 52 होती है। हिंदी में जो वर्ण होते हैं कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 52 होते हैं। अगर स्वर की बात करोगे तो स्वर की संख्या कितनी है, 11 है। अगर स्वर की संख्या की बात करोगे बच्चों तो कितना होगी, इसमें 11 होगी। ये 11 कौन कौन से है जी, बताइए एक बार। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये कितने होते हैं, 11। जो हमारे स्वर है वो कितने हैं, केवल यहाँ तक का 11 स्वर है। अब बाकी जो कि ये अंग और ए पढ़ते तो इन्हें भी स्वर में है, लेकिन बच्चे है क्या, अयोग वहा, यानी कि जो किसी के योग से ना बना हो, मतलब जो अकेला ना रह सके और ना व्यंजन, इन्हें बोलते हैं दोनों के बीच की चीज। यानी कि ना तो ये स्वर है ना व्यंजन। इनकी थोड़ी देर में बात करें क्यों है। पहली चीज कि स्वर क्या होता है, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले या लिखे जाए तो वो क्या होगा, स्वर होगा। बात करें व्यंजन की, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले, यानी कि बिना स्वर के बोल ही ना सके या लिख ही ना सके, तो क्या होगा, तुम्हारे पास में व्यंजन होगा। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोलते हैं, स्वरों की सहायता से बोलते होंगे, क्या बोलेंगे, सभी व्यंजन बोलेंगे। जैसे मेरे पास एक कै लिखा हुआ है, अगर कै का आप उच्चारण कै यानी कि ए की आवाज आ रही है, नहीं आ रही है भाई, कोई भी वर्ण बोल लो, चे बोल के देखो, टे बोल के देखो, मैं बोल के देखो, कुछ भी आप बोलेगा, अगर यहाँ पे ये होते कितने हैं, अभी पहले तो बात करते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। फिर बच्चों आपने पढ़ा होगा कि कुल तो 52 है, ये 33 और 11 44 हुई, तो 8 कहाँ गए, उनकी भी बात करेंगे। फिर बच्चों ये वर्ण का व्यंजन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना कैसे स्टार्ट होते हैं। जैसे ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे। कै के बाद जितने भी है सब क्या है, तुम्हारे पास व्यंजन है। अब इन्हें तोड़ना क्या है, देखो कै को क्या लिखेंगे, कै प्लस के ए, यानी कि आधा कै लिखा गया ना, इसके नीचे अलहंत लगा दी, क्या बोलते हैं, अलहंत या हल। अब एक क्वेश्चन यूपी में आया हुआ है, बहुत ज्यादा फेमस भी है ये, कि यदि किसी व्यंजन को, भाई मेरे पास व्यंजन कै है, घ है, मैं है, बहुत सारे व्यंजन है, तय लिख लो, टै लिख लो, मैं लिख लो, है ना, ये पै लिखा गया, बहुत सारे व्यंजन हो जाएंगे। मैं कह रहा यदि किसी व्यंजन को स्वर के बिना लिखना है, यानी कि स्वर रहित लिखना, क्या लिखना है, स्वर के रहित लिखना है, स्वर के बिना लिखना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो प्यारा बच्चा ध्यान रखना है, अलहंत का प्रयोग करेंगे। क्या भाई, अलहंत का प्रयोग करेंगे। ये अलंत क्या होता है जी, पता नहीं, हमको तो बता दीजिएगा एक बार। तो देखो पै को जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पै और ए, ये तो लिखेंगे, यानी कि इसमें से हमने ए को भगा दिया, ये लगाने के बाद इसी को क्या बोलते हैं, अलंत बोलते हैं। ठीक है, तो व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे स्वर, एक बार स्वर क्या होते हैं। तो जो पढ़ते हैं स्वर के बारे में कि स्वर होता क्या है, वो तुमने परिभाषा इसकी देख ली थी कि जो ध्वनि स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाई जाए, जो बिना किसी की सहायता से, जो इंडिपेंडेंट है, वो क्या है, तुम्हारे पास वही स्वर है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, देखो अगर स्वर की संख्या की बात करेंगे लेखन की दृष्टि से, यानी कि लिखने के आधार पर, तो कितने हैं, ये 11 है, जो हमने अभी बात करी थी। ये कहाँ से कहा था कि 11 की 11 लिखी हुई है, यानी कि 4 यहाँ पे और 7 यहाँ पे लिखी हुई है। बात करेंगे बोलने के आधार पर, तो प्यारे बच्चों बोलने के आधार पर केवल 10 होते हैं, कौन सा नहीं होता जी 11 में से भी, तो कहोगे कि ये वाला नहीं होता भी, जिसे री बोलते हैं, है ना, री का ऋषि बोलते हैं ना, री, तो ये भी नहीं होता इसके अंदर। तो बोलने के आधार पर कितना होता है, केवल 10 होते हैं। लेकिन अगर पूछ ले कि कुल स्वर की संख्या कितनी है बच्चों, तो ध्यान रखना 13 है जी। 13 कौन सी होगी, तो 13 कौन सी होगी, देखो
11 तो हमारे पास ये रही ए आ ई उ ऊ री री आ, ये वाली हो जाएगी सारी 11। और इसमें साथ में क्या हो गया, यानी कि तो 11 तो प्लस हमारे पास है ही, और साथ में क्या हो गए अयोग वहा। और अयोग वहा कितने थे, आपने अभी बात की थी कि प्यारे बच्चों की अयोग वहा कितने थे कि 2 थे, एक तो अंग था और एक ए था। अयोग वहा कितने थे, अंग और ए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो अनु ये है ना, ये अंग, अंग जिसे बोलते हैं अंग, इसे बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं बच्चों, अनुस्वार, अनुस्वार या अनुनासिक। क्या बोलते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक जी। अनुनासिक क्यों बोला ऐसे, अनुनासिक का मतलब है जो नाक और मुंह दोनों से बोलेगा। अनुनासिक का मतलब जो नाक और मुंह दोनों, अंग बोल करेगा, अंग, अंग बिना नाक के नहीं बोलता और बिना मुंह के नहीं बोलने का, ठीक है, बिना मुंह के तो कुछ बोल ही ना सकते तुम, ठीक है। तो अंग क्या हो जाएगा, अनुस्वार यानी कि अनुनासिक, जो ध्वनि मुंह और नाक दोनों से बोलती होगी। अब ये क्या है जी, संस्कृत में तो पढ़ते होंगे कि लास्ट में संस्कृत, हिंदी को संस्कृत बनाने के लिए बिंदी लगा दो। भाई जिस पे संस्कृत नहीं आती थी ना बचपन में, हम तो यही करते थे, तुम्हारा पता नहीं भाई, तुम अलग अगर घर से आ रहे हो तो कह नहीं सकता मैं। हमसे अगर संस्कृत नहीं आती थी, मान लो राम लिखना है तो लिख देंगे राम है, ठीक है, यानी कि इसके पीछे अंग ये लगा देंगे तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास इसमें संस्कृत का। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विसर्ग, यानी कि किसी भी हिंदी के वर्ण में अगर पीछे लगा देते संस्कृत का बन जाता था ना। तो जो ये ए को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। तो इन दोनों को भी लिख लेना, ये क्या है, अंग और ए, यानी कि ये क्या होते हैं, अयोगवाह। अगर पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह है, तो बोलो कि 2 है, अंग और ए, अंग और ए, ठीक है। ये अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार या अनुनासिक, और विसर्ग क्या होता है, यानी कि जो बिंदी होती है। अब प्यारे बच्चे हम बात करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कि स्वर को प्रकार भी देखना है। अब बहुत सारे प्रकार हम देखेंगे अलग अलग प्रकार से, यानी कि जीव के आधार पर देखेंगे, सजातीय विजातीय देखेंगे, संधि स्वर की बात करेंगे, तो जो बहुत सारी चीज है। तो देखो बहुत आराम से पढ़ना है, धीरे से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। और आपकी आज ही वर्णमाला खत्म हो जाएगी, मात्र 40 मिनट, जो 5 घंटे में कंप्लीट होती है ना, आप सोच के देखिए कि 40 मिनट कंप्लीट और बिल्कुल सेम कंटेंट वही मिलेगा आपको जो बड़े बड़े चैनल से मिलता है, बड़ी बड़ी बुक से मिलता है। इससे एक्स्ट्रा मिलेगा, 1-2 पॉइंट कम कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पढ़ते स्टार्ट करते हैं। तो स्वर क्या होते हैं बच्चों, स्वर की हमने बात कर ली थी, स्वर कितने होते हैं इनकी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं स्वर के प्रकार की, कि स्वर होते कितने हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले होते हैं हर्ष स्वर। क्या होते हैं, हर्ष स्वर। नंबर 2 होता है दीर्घ स्वर, और नंबर 3 होता है फलुत स्वर। देखो फलुत स्वर को तो हिंदी से हटा देना चाहिए, क्योंकि श्री जो कामता प्रसाद गुरु जी है जिन्होंने हिंदी की रचना करी थी, मूल हिंदी की, मानक हिंदी की, उसमें फलुत स्वर को नहीं दे रखा है। लेकिन हमारे कुछ विद्वान हैं, इन्होंने पता नहीं फलुत स्वर को क्यों रख लिया, क्योंकि फलुत स्वर तो जो, मुझे एक चीज बताइए, हिंदी में तुमने पढ़े कि 11 स्वर है, हिंदी में स्वर कितने हैं, 11 है। इन 11 की हमने यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे बच्चों बचेगा क्या, क्या उनका उन्हें रखे आके जो उनसे इन्होंने लिखी है ये। तो फलुत स्वर तो बिना मतलब पागल बनाने के लिए, तो कितने हैं, मेनली तो 2 है। कौन कौन से, हर्ष स्वर और दूसरा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। अब बच्चे इनकी पहचान क्या है, हर्ष माने क्या होता है कम, और दीर्घ माने क्या होता है ज्यादा। अरे दीर्घ आयु भव, किसी बड़े बूढ़े से तो आशीर्वाद सुनोगा, जो बड़ी हमारी दादी जी थी या कोई अम्मा जी थी, तो उनसे तो आशीर्वाद सुनोगा ना, दीर्घ आयु भव। अरे नहीं सुनो तो महाभारत तो देखा होगा, महाभारत में आशीर्वाद देते थे और रामायण में आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घ आयु हो। दीर्घ का मतलब होता है लंबी आयु प्राप्त करो, यानी कि वे स्वर जिनमें बोलने में ज्यादा समय लगता होगा, ज्यादा मात्रा का समय लगता होगा, तो क्या होंगे दीर्घ स्वर। और जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता होगा, बोलेंगे हर्ष स्वर। क्या दिक्कत है कोई, ठीक है। यानी कि दीर्घ माने बड़ा, ऐसे याद रख लो, हर्ष माने क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो देखो अब, जिन्हें बोलने में केवल एक मात्रा का समय, यानी कि जिन्हें बोलने में कम मात्रा का समय लगता है या कम समय लगता है, उसी को बोलते हैं हम हर्ष स्वर। इनकी संख्या ध्यान रखनी 4 होती है। देखो जितने ये बड़े रूप है ना, इनका छोटा रूप होता है ये। तो जैसे ए हो गया, उसके बाद छोटी ई, छोटा ऊ और रीरी। अब कहोगे कि रीरी इधर क्यों नहीं लिखा जी, क्योंकि हमारे हिंदी में केवल हमने इसी रीरी को लिया है संस्कृत भाषा से। एक और भी इसका बड़ा रूप होता है ये वाला, आपने बहुत सी जगह देखा होगा, ठीक है। तो इसी का ये क्या होता है, लघु रूप, और ये क्या होता है इसका गुरु रूप, यानी कि ये इसका बड़ा रूप होता है। तो देखो हर्ष स्वर का और भी नाम है जी, क्या नाम है बता दो एक बार अभी। तो ऐसा बोलते हैं लघु स्वर। क्या होता है, लघु स्वर। लघु का मतलब होता है जो छोटी चीज है। अच्छा और भी कुछ नाम है जी, बिल्कुल नाम है इसका एक और, इसे बोलते हैं मूल स्वर। क्या बोलते हैं, मूल स्वर। तो अगर मूल स्वर की संख्या की बात करोगे बच्चों, तो मूल स्वर कितने, 4 है। कहोगे जी लघु स्वर कितने, जी लघु स्वर भी 4 ही है। तो हर्ष स्वर कितने हैं, तो ये भी 4 ही है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम। यानी कि जितने भी आगे स्वर बनेंगे, सबके सब वो इन्हीं से मिलके बनेंगे। तो मूल स्वर की संख्या कितनी होगी बच्चों, 4 हो गई। तो जिन्हें बोलने में कम समय लगेगा, वो क्या होगा तुम्हारे पास, हर्ष स्वर होगा। जिनके उच्चारण में हर्ष से दुगुना समय, यानी कि यहाँ पे 1 मात्रा का समय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 मात्रा का समय लगेगा। तो जिनके उच्चारण में डबल मात्रा का समय लगेगा, उन्हीं को बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। जैसे आ, भाई ए बोलो ए,
ए आ में ज्यादा समय लग रहा है, ई यानी कि बहुत स्पीड से बोलेगी, ई ओ ओ ओ ओ, है ना। ये तो आगे और भी ज्यादा बड़े बोलेंगे। तो थोड़ा सा देखेंगे, जैसे इसका नाम तो क्या, हर्ष स्वर, ये था दीर्घ स्वर। इसका नाम लघु है तो हो जाएगा गुरु। गुरु क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि गुरु की मात्रा बड़ी होती है, गुरु और लघु, है ना। उसके बाद ये क्या मूल स्वर है, तो यहाँ भी अलग अलग प्रकार के आएंगे। मूल संधि स्वर पढ़ेंगे, इसे बोलेंगे संधि स्वर। क्या बोलेंगे सोचो, संधि स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, संधि स्वर। क्योंकि आपने जितनी भी स्वर संधि पढ़ी होगी ना बच्चों, तो संधि में केवल इन्हीं का प्रयोग होगा, इनका संधि में कहीं प्रयोग नहीं होगा। तो पहली बात कि संधि स्वर कितने का होगा जी, 7 है। कौन कौन से है जी, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, यही तो है जी संधि स्वर जी, यही है बिल्कुल। दीर्घ स्वर कितने जी, ये भी 7 ही है। गुरु स्वर कितने, तो ये भी कितने, 7 है। अच्छा, इनकी पहचान क्या है कि दुगुना समय लगेगा। किससे दुगुना भाई, हर्ष से दुगुना समय। अब भाई ये पता नहीं क्यों दे रखा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। चलो जो भी है, पहली बात इसमें लिखना क्या है बच्चों, कि संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग है, ठीक है। यानी कि जो फलुत स्वर है वो किसका है, संस्कृत का है। हिंदी भाषा में फलुत स्वर का कोई स्थान नहीं है जी। क्यों नहीं है, अजी हमने 11 तो पढ़े अभी, ठीक है। अब जब हमने 11 पढ़ लिए तो फिर इसे कहाँ से लेकर आ जाए, 11 तो हमने कंप्लीट कर लिए भाई। तो 11 स्वर है, 11 के 11 हमने लिख लिए। अब ये बचा क्या जी, हिंदी में इसका कोई स्थान नहीं है। तो फिर पढ़ते क्यों है, अरे एग्जामिनर का दिमाग खराब है जो हमसे पढ़वा रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार। तो हर स्वर से जिन्हें बोल रहे हैं तिगना समय लगता है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्लुत स्वर। यहाँ पे हर स्वर में कम समय, यहाँ पे दुगुना समय हर्ष से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिगुना समय, ठीक है। अच्छा, इनकी पहचान क्या है जी, जो अक्सर बहुत खिंच के बोलते हैं। जैसे मेरे पास कोई व्यक्ति बैठा है, मेरे पास है राम, तो मैं बोलूंगा राम खड़ा हो जा भी, ठीक है। और कोई बहुत दूर है तो आवाज लगाऊंगा ओ राम, यानी कि खिंच के जो बोलेगा, तो खिंचकर बोलने वाले वर्ण कहीं में आ जाएगी, हमारे पास वही फ्लुत स्वर में आ जाएगी। इसकी पहचान क्या है जी, देखो इसमें ये चिन्ह लगा मिलेगा भाई, ये इस प्रकार का है ना, ढैसा ये, ठीक है। इसका फ्लुत का चिन्ह होता है ये इस प्रकार का। तो जैसा राम, ओम, जो खिंच के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, फलुत स्वर हो जाएगा जी। इनका प्रयोग कहाँ होता है भाई, इनका प्रयोग होता है नाटकों के संवादों में। जब नाटक चलते हैं ना, बाद में वो धुन चलती है, प्यारी प्यारी धुन, है ना। तो ये जो धुन है वही क्या है तुम्हारे पास, वही फलुत स्वर है। कोई दिक्कत तो समस्या है किसी को भाई, इतना हो जाएगा सभी का। हमने अंग आ की बात कर ली थी और ये हो गया हमारे पास स्वर। अच्छा बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना है। चलो मेरे एक मन में और आ रहा है, क्यों ना तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान और दे दूं। कैसा ज्ञान भाई, जैसा तुमने पढ़ा दीर्घ स्वर, ये क्या हो गया, संधि स्वर हमने पढ़ लिया भाई, ठीक है। संधि स्वर पढ़ा ना, संधि स्वर कितने, 7 है। मैं इसी संधि स्वर को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार इसे रब करके, कि संधि स्वर क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, इसे रब कर दो भाई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लो एक बार किसी को, फिर ना कि यो कि सर जी टाइम ना लेते स्क्रीनशॉट लेने का भी। मिल गया स्क्रीनशॉट सभी का है। तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जैसे अभी बात की हमने कि स्वर में, एक तो हर स्वर हमने बात की थी कितना है, ये 4 है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। और दीर्घ स्वर कितने हैं जी, 7 है। दीर्घ या गुरु हमने ये भी लिख दिया यहाँ पे। अब प्यारे बच्चों हमने बात की कि संधि स्वर कितने होते हैं, तो आप कहोगे कि जी दीर्घ स्वर को तो संधि स्वर बोल रहे, क्यों हमको पागल बना रहे हो। तो बिल्कुल ठीक बात है, अभी पागल ना बना रहा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ कुछ, ठीक है। तो दीर्घ स्वर को ही क्या बोलते हैं हम, संधि स्वर बोलते हैं जी। संधि स्वर की संख्या कितनी है जी, 7 है। अच्छा, इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो भाई। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लूँ कि मुझे स्पेस मिल जाए लिखने का। ये लिख रहा है संधि स्वर, कोई दिक्कत भाई किसी को, बता दियो मुझे अभी। ये क्या है, संधि स्वर लिख रहा है, संधि स्वर। अच्छा, इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड जी कैसे कर रहे हो, 2 पार्ट में लो जी, करके देखेंगे अभी, ठीक है। 2 पार्ट में हो गए संधि स्वर। अब होते हैं, एक तो होता है मूल संधि स्वर, क्या बेटा, मूल संधि स्वर। मूल संधि स्वर कितने होते हैं, ये 3 होते हैं जी। मूल संधि स्वर कितने जी, 3 है। और जो संयुक्त संधि स्वर है, संयुक्त स्वर बोलते हैं, संयुक्त संधि स्वर होते हैं बच्चों। तो संयुक्त संधि स्वर भी कितने होते हैं, 4 है जी। ये तो बहुत क्वेश्चन आवे, बहुत क्वेश्चन आवे बेटा, इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से ध्यान रखना इसे। तो मूल स्वर कौन कौन से है जी, बता दो एक बार जी, हमें नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। अभी देख रहे आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, कोई दिक्कत है समस्या किसी को भाई। आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया। और ये होता है कौन सा भाई, संयुक्त कौन सा होगा, जो मिलकर बनेगा, यानी कि ए आई ओ और औ। अभी देखते हैं जी कैसे मिलकर बन रहा है, टेंशन ना लो, बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठो। चाय पानी लेके बैठ लियो अभी, बाद में मत कहियो कि चाय ना पूछी थी सर ने, ठीक है। कभी फिर कहो कि सर तो पढ़ाते रहे, चाय बिना पूछते किसी को। चाय पीनी हो तो पी लियो भाई, और मेरे नाम की भी लेकर आ जाइए 1-2 कप, ठीक है। तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जिनकी शादी हो रही हो तो मजेदार रजाई में बैठो, ठंड भी ज़्यादा हो रही है, चाय के साथ पकौड़े भी मंगाओ और फिर पढ़ो आराम से, ठीक है। तो आ जाओ एक बार यहाँ पे सुनो बात। तो क्या है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये क्या हो गए तुम्हारे पास, मूल स्वर। और संयुक्त स्वर कितने हैं जी, 4 है। ए आई ओ औ। अब ये संयुक्त और मूल क्यों, देखो बच्चों, जब ए आप बनाओगे तो ए बनेगा ए या ऐसे,
यानी कि एक ही जैसे से मिलकर बना भाई ए और ऐसा, यानी कि यहाँ पे देखो छोटा और बड़ा बाद में पढ़ेंगे, इससे बात बेफिक्र हो, अभी तो बस इतना देखो प्लस के पहले भी है और बाद में भी है। जो ई मिलके बनेगा बच्चों, ये ध्यान रखना है, ई प्लस के ई से क्या बनेगा, बड़ा ई बन जाएगा। ठीक है, ई प्लस के ई से क्या होगा हमारे पास, बड़ा ई। अगर ऊ की बात करोगे बच्चों तो ऊ कैसे मिलकर बनेगा जी, कहोगे जी बता दो इससे भी, ऊ प्लस के ऊ से। ठीक है, इसलिए बोला इसे मूल संधि स्वर, यानी कि जो ओरिजिनल हमारे पास थे उसी से मिलकर बना दिया हमने। लेकिन दिक्कत क्या है, संयुक्त का मतलब है जो अलग अलग से मिलकर बनेगा। तो बच्चों इसे ध्यान रखना है, ए बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए यहाँ से और बहुत जगह इसका यूज पढ़ेंगे, तो अच्छे से पढ़ लो, पूरी संधि है। अगर पूरी संधि जिसकी ये चीज समझ में आ गई ना, संधि में कहीं दिक्कत नहीं होनी, क्या अगर हो गए तो मुझे बता दियो भाई। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा, संधि गलत ना होने कभी भी पूरी जीवन में। ठीक है, तो संधि की बेफिक्र हो तो संधि सवर पढ़ लो एक बार, तो संधि को सारे करेंगे भाई। इनके तो हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसे तो छोड़ दो, इसका तो कोई काम ही नहीं संधि में। अब संधि होगी तो इन्हीं से, अब इन्हीं से कैसे होगी वो हम पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, पढ़ेंगे संधि में डिटेल से। अब तो नॉर्मल एक बार देख लो, जो ए है ना, ए ए है ना, ए कैसे बनता है, ए प्लस के ई से। देखो अलग अलग आ गया भाई, ए और ई से क्या बना दिया हमने, ए और ई से क्या हो गया, ए। अगर बात करोगे बच्चों आई की, तो बोलोगे इसे ए प्लस के किससे भाई, ए प्लस के ए से क्या होगा, आई बनेगा। ए प्लस के ए से क्या होगा, आई। अगर ओ की बात करोगे बच्चों तो ए प्लस के किससे भाई, ए प्लस के ऊ से, ओ। ए प्लस के ऊ से क्या हो जाएगा, ओ। और अगर ओ की बात करोगे बच्चों तो क्या ध्यान रखना है, ए प्लस के ओ से क्या बनेगा, औ बनेगा। कोई दिक्कत समस्या किसी को, इतना लिखा गया। अब देखो एक चीज मेरे और समझ में आ रही है, क्यों ना भी जाति के आधार पे पढ़ा दे कि जाति के आधार पे कितने होते हैं, क्योंकि जाति के आधार पे भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई, एक होता है सजातीय स्वर, क्या भाई सजातीय, सजातीय का मतलब जो अपनी ही जाति से मिलकर बना होगा, क्या भाई अपनी ही जाति से मिलकर बना होगा। और दूसरा क्या होगा भाई, विजातीय, यानी कि जिसकी जाति अलग हो, अलग अलग जाति से मिलकर बना हो, अलग अलग जाति से पैदा हुआ हो। ठीक है, तो जो एक ही जाति से मिलकर बनेगी उन्हीं को हम क्या बोला, जो मूल संधि है ना, ये मूल स्वर है, मूल संधि स्वर है। अरे एक मिनट, यहाँ पे भाई लिख लो मूल संधि स्वर है भाई, ये मूल स्वर तो हमारे चार थे। ठीक है, मूल संधि स्वर। ठीक है, मूल संधि, अरे बता बना रहे नालाई को, तो क्या हो जाएगा, मूल संधि स्वर कितने, तीन है। अब प्यारे बच्चों देखो, जो ये मूल संधि स्वर है ना, जैसा ये अपनी, ये भी अपनी जाति का और ये दोनों अपनी जाति के, तो नया अपनी जाति का बड़ा बना दिया हमने। ठीक है, ये भी एक ही जाति का, ये भी जाति का, तो दोनों एक हो गया। ये भी जाति का और ये भी जाति का, ये भी एक हो गई, तो बोलेंगे सजाती, क्या बोलेंगे, सजातीय स्वर। क्या बोलेंगे बच्चों, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर ध्यान हो जाएगा, यानी कि जो अपनी जाति से मिलकर बनो। और विजातीय क्या होते हैं, जो अलग अलग जाति से, जैसे ए अलग कुल का है, ई अलग कुल का है। अरे बहुत से बिया तो है ना अलग जाति का, अब तो होना चाहिए यार, भारत है यू। और भारत जो पिछड़ा है ना और देशों की तुलना में, ये बोलते थे ना सतयुग और कलयुग, सतयुग कलयुग में केवल एक ही अंतर है मेरे मानते तो भाई। सतयुग में क्या था, या जो त्रेता युग था, द्वापर युग था, जिसे सतयुग बोल रहे थे, तो उसमें केवल एक ही अंतर है, अब वाली में उस टाइम जाति नहीं थी, हर व्यक्ति सेम कैटेगरी का, मतलब सब बराबर थे, और जाति ना होने के कारण हर व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करता था। लेकिन अब हमने क्या बांट दिया, समाज को जाति में बांट दिया। अब जब जाति में बांट दिया गया तो दिक्कत तो होगी भाई, दिक्कत कहाँ नहीं होने की भाई, दिक्कत क्यों नहीं होने की भाई। ठीक है, क्योंकि हर जाति का अब सोचेगा, क्या लगे मेरे सब पर ये जाति ना निकल जा, मेरे सब पर ये जाति ना निकल जा। अरे जब तक जाति में बटोगे ना तो तुम्हें नेता पागल बनाओगे। ये नेता नेतागिरी क्यों करे, जाति के हिसाब से बांट के कर रहे हैं, ये हम पे राज क्यों करे, क्योंकि हम जाति में बटे हुए हैं। तो जाति को जिस दिन तुमने त्याग दिया ना भाई, जाति को छोड़ दिया, उस दिन बेड़ा पार है भारत का, बेफिक्र होकर रहो। लेकिन हमारे जो बड़े बुड्ढे यही ना मानते। अब ये बताओ सती प्रथा कितनी बेकार प्रथा थी भाई, बिल्कुल कतई बेकार प्रथा थी। सभी को पता कि किसी का पति मर गया तो उसे औरत को बिठा देते उसके ऊपर, आगे में गलत चीज थी बिल्कुल। लेकिन उसका विरोध कितने हुआ, विरोध बहुत बड़ी मात्रा में विरोध करा लोगों ने उसका भी, सती प्रथा का। तो जब उसका विरोध हो सका, तो जब जाति को हटाओगे तुम तो यहाँ भी विरोध होगा। तो विरोध तो होगा भाई, अगर कुछ भी सही काम करोगे तो विरोध तो हर कोई करेगा। तो विरोध तब नहीं डरना बिल्कुल भी, अपना जाति को कुछ नहीं है, जाति जिसे जो करना करो। ठीक है, जिसे भी जहाँ करना करो, बस ये है कि खुश रहो। ठीक है, जीवन है तो खुश रहो, एक जीवन है यार, कल का भरोसा ना। जाति के चक्कर मर के मिट लो, कह लगे मेरी जाति और मेरी जाति, खा लो इस जाति को। ठीक है, कोई ना पूछे किसी को। आ जाओ अपने टॉपिक पर आ जाओ भाई। ठीक है, तो विजाति, यार जब हिंदी में शुरुआत से चलती आ रही है जाति विजाति का क्या सिस्टम है हमें, तो देखो जो मूल ये है ना संयुक्त संधि स्वर, इन्हीं को बोलते हैं विजातीय स्वर। क्या बोलते हैं बच्चों, विजातीय स्वर। कहोगे गुरुजी तो ज्यादा भावना में बह रही, अरे भावना में बह रहा भाई, तुम्हारी सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, दुनिया बहुत देख ली है ऐसी उम्र में। तो विजातीय क्या होंगे बच्चों, जो अलग अलग जाति से मिलकर बनेंगे, जैसे ए प्लस के ई, ए प्लस के ए, ए प्लस के ऊ, ये क्या होंगे तुम्हारे पास सबके सब विजातीय स्वर होंगे। अब बात करते हैं बच्चों व्यंजनों की हम। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं जो नेक्स्ट है, इसमें जीभ के आधार पर जो स्वर होंगे, यानी कि हमारी जो जीभ है ना, जीभ जिसमें कोई हड्डी नहीं होती, और ये 206 हड्डी तोड़वाने की हिम्मत रखे है।
ठीक है। 206 हड्डी कदमों को 212 हो जाएगी, 250 हो जाएगी, कुछ भरोसा ना है। ठीक है, यानी कि इसमें बिना जीभ होते भी फिर भी इतनी हड्डी तोड़वाने की हिम्मत रखे। अब देख लो कितनी इसकी हिम्मत है ना। तो जीभ के आधार पर सवर कितने प्रकार के? भी 3 प्रकार के। एक तो होगा अग्र, मध्य और पश्य। अग्र होता है जीभ का जो अगला भाग होगा तो क्या बोलेंगे? अग्र भाग बोलेंगे, है ना। और मध्य क्या होता है? जो जीभ का बीच का जो भाग होता है उसी को क्या बोलते हैं? मध्य भाग बोलते हैं। और पश्य का मतलब है जो जीभ का पिछले वाला जो भाग होगा, यानी कि जो सवर जीभ के अगले वाले भाग से यानी कि आगे के भाग से बोलते होंगे, आगे के भाग से बोलते होंगे, क्या होगा? अग्रस्वर। जो भाग बीच के भाग से बोलते हैं इनकी सब बोलेंगे मध्य भाग। और जो भाग पीछे के भाग से बोलते होंगे, जो स्वर पीछे के भाग से बोलते होंगे, इसी को बोलेंगे भाई हम क्या भाई? पश्य स्वर। अब बच्चों इसमें याद रखने के लिए एक चीज ध्यान रखना है, इसकी जो ट्रिक है ना अग्रिय की, अग्रिय की जो ट्रिक है बच्चों, अग्रिय की ट्रिक ध्यान रखना है आपको। अग्रिय, अग्र की ध्यान रखना, क्या भाई? अग्रिय, अग्रिय। अब प्यारे बच्चों मात्रा सभी को पता नहीं पता क्या है? देखो अग्र तो लिखा हुआ है इसमें, एक तो ई की मात्रा लगा दी हमने, तो दोनों तो ई इसके अंदर लिख लो भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या ए की मात्रा है तो लगा देंगे ए और आई, कोई दिक्कत समस्या? तो अग्र से बना दो अग्रिय। अब मध्य में केवल एक ही है भाई, कौन सा है वो? ए। ये अकेला हिम्मत रखे सबके बीच में बैठने की। ये शुरुआत में 4 है, बीच में ये, और बाकी बच गए कहाँ भाई? वे सारे इसके अंदर आ जाएंगे। कितने भी ऋषि को छोड़कर बाकी सबके सब 10 पूरे करने हैं। क्या क्या बचा भाई? एक तो आ बचा है, एक ऊ बचा है, दूसरा बड़ा ऊ बचा है, ओ और औ। कोई दिक्कत समस्या किसी को भाई यहाँ तक का? तो ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास भी? पश्य स्वर हो जाएंगे। तो अग्र से अग्रिय, मध्य में है, और बाकी बच के कहाँ भाई? पश्य स्वर में। तो स्वर में इतना ही ध्यान रखना है, मुख खुलने के आधार पर संवर्त, अर्धविवर्त, विवर्त, ये कोई पेपर में नहीं पूछता, बेफिक्र होकर जाइएगा। एक और ध्यान रखना है होठ के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? होठ के आधार पर, होठ खुलने के आधार पर। होठ खुलने के आधार पर 2 प्रकार के, एक तो होगा वर्तमुखी। क्या होगा बच्चों? वर्तमुखी। वर्त का मतलब होता है सर्कल यानी कि गोला, जिसमें होठ गोल होंगे भाई तुम्हारे। और एक होगा अवर्तमुखी। क्या होगा बच्चों? अवर्तमुखी। अवर्त का मतलब है जो वर्त ना बनता हो जहां। तो देखो वर्तमुखी में ध्यान रखना, वर्त कहाँ बोलेंगे? बोलो ए मतलब मुंह चौड़ा सा हो रहा है भाई, आ में भी चौड़ा हो रहा है, ए आ ई ऊ है ना। जब हम ऊ बोल रहे हैं भाई ऊ, तो ऊ बोलने में गोल हो रहा है, बड़ा ऊ बोलने में गोल हो रहा है। उसके बाद कहाँ भी अगर ओ आप बोलोगे और क्या भी औ बोलोगे, तो इनमें क्या हो रहा है? होठ गोल हो रहा है, तो क्या बोलेंगे सभी? वर्तमुखी बोलेंगे। अब जो बाकी बच गए ना तुम्हारे, वो सब क्या आ जाएंगे? आवर्तमुखी में। कैसे भाई? अवर्त या आवर्तमुखी में कैसे भाई? जैसे ए आ, उसके बाद क्या होगा भाई? ई, ठीक है, ए और आई, है ना। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास भाई? आवर्तमुखी। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अग्र से अग्रिय, बीच में ए, और लास्ट में क्या हो जाएंगे? बाकी बचेंगे। होठ के आधार पे 2 प्रकार के, एक तो गोल हो गए होठ, तो क्या होंगे? गोल होठ होंगे तो वर्तमुखी, और जिसमें गोल नहीं होंगे क्या होंगे? अवर्तमुखी। वर्तमुखी में ऊ ओ, है ना, गोल हो रहे, बोल के देख लो भाई थोड़ा सा, इतना तो कर ही सकते हो। या चाय पीने में मगन हो रहे, होठ चिपका रखे बिल्कुल मीठा जा रहा कर करके, ठीक है, तो बोल के देखो थोड़ा सा, काम चलेगा थोड़ा सा। देखो ए आ ई, ठीक है। तो यहाँ तक का हो गया हमारा क्लियर भाई। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों व्यंजन की हम। तो जब हम बात करते हैं व्यंजन की, आपने परिभाषा देख ली थी कि व्यंजन क्या होगा? जो ध्वनि स्वर की सहायता से, यानी कि स्वरों की सहायता से बोलती होगी, तो उसे बोलते हैं व्यंजन। इनकी संख्या आपने काउंट करी थी कि 33 की 33 है। अब बच्चों 52 कैसे होगा? हर किसी को अब देखेंगे, अब टाइम आ चुका है हर कुछ देखने का। अब सस्पेंस बने रखते भाई चीज़ों को, पहले एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कै खे गै घेंगे, च छ ज झ ट ठ ट ड न त थ द द न प फ ब म, ये तो पढ़ते रहे होगा सबने, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले होता है इसमें कै वर्ग, फिर क्या होता है च वर्ग, फिर क्या होगा ट वर्ग, फिर क्या होगा तय वर्ग, और फिर क्या होगा भाई पै वर्ग, ठीक है। यानी कि कचट तप, ध्यान रखना है, कै चैट है कचट और तप, कचट तप कचट तप कचट तप कचट तप, ठीक है। कै वर्ग में क्या खे गए ढय, है ना, ये पूरा लिखा हुआ है। अब देखो एक वर्ग में कितना, 1 2 3 4 5, यानी कि अगर मैं इसे 1 मान लूँ, ये क्या होगा बच्चों 2 होगा, ये कितना होगा भाई 3 होगा, ये क्या होगा भाई 4 होगा, और ये क्या होगा बच्चों 5 होगा। तो प्रत्येक वर्ग में 5 दिख रहे हैं, और 5 तुम्हारे पास वर्ग है। तो अगर वर्गीय व्यंजन यानी कि वर्ग में डिवाइड है, तो क्या बोलेंगे इस वर्गीय व्यंजन, या इसी को हमने एक नाम और दिया क्या भाई स्वर, क्या भाई स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की अगर संख्या की बात करोगे बच्चों, तो इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 25 होती है, 25 होती है भाई। 25 काउंट कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जो पंचम अक्षर है ना भैया, जो 5वां अक्षर दिख रहा है ना हर किसी वर्ग में, अंग अय अणे न में, इन्हें बोलते हैं नासिक्य वर्ण। क्या भाई? नासिक्य व्यंजन। क्या बोलते हैं? नासिक्य व्यंजन। अब नासिक्य या अनुनासिक बात एक ही है भाई, क्या बोलेंगे? नासिक्य है, अनुनासिक है। जो नाक और कहाँ से भी, नाक और मुंह दोनों से बोलते होंगे, उन्हें क्या बोलते थे? नासिक्य या अनुनासिक बोलते थे।
कोई दिक्कत है, समस्या है यहाँ तक का? अच्छा जी, एक और चीज बच गई जी, क्या बच गई जी? ये डे और ढे भी रह गए। ये डे और ढे इसी लाइन का है, लेकिन यहाँ पे नुक्ता आ गया, नीचे भी बिंदु लगा रखा है, तो इसे बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, इनसे कभी भी कोई वर्ण स्टार्ट नहीं होता। कोई भी शब्द जो शब्द होगा, शब्द शुरू नहीं होता किनसे भी? जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, उनसे कभी भी कोई भी स्वर, कोई भी शब्द, कोई भी वर्ण स्टार्ट नहीं होगा। तो केवल उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन बोले, द्विगुण व्यंजन बोले। बच्चे उसके बाद क्या है? अंत्यस्थ है य रे ले वे। य रे ले वे क्या है? अंत्यस्थ है। और उसमें कौन सा है? से और है, यानी कि उसमें बोल के देखो, से उसमें से बाहर आओगे तो संघर्ष करके निकले, से और है, ये क्या होगा? उसमें या संघर्षी। तो प्यारे बच्चों देखियो, 25 थे तुम्हारे पास स्पर्श, 4 हो गए अंत्यस्थ। कौन से? अंत्यस्थ। यह रह ले अंत्यस्थ। अंत्यस्थ का मतलब होता है जो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच की कड़ी है। जब प्यारे बच्चों हमने हिंदी को लिया था ना संस्कृत से, संस्कृत जब पढ़ोगे तो सबसे पहले आते हैं स्वर, स्वर के पढ़ने के बाद पढ़ते हैं हम अंत्यस्थ, और उसको पढ़ने के बाद पढ़ते हैं व्यंजन। लेकिन हमारे हिंदी में थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे फिर भी पढ़ लेंगे अंत्यस्थ में, यानी कि अंत्यस्थ यानी कि दोनों के बीच में जो है। तो दोनों के बीच में क्या है भाई? यह रह ले वे। कितनी संख्या इनकी? 4 है। अच्छा, उसमें व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी कितने? भी 4 है। अब एक बार सभी काउंट करेंगे भाई, काउंट तो आवे सभी पे करना। 25 से 4, 29 से 4, 33 है। तो अगर हम पूछ ले कि हिंदी में व्यंजन कितने हैं जी, कहोगे 33 है। और 33 हमने अभी देख लिया कितने अभी ये वाले हैं। 25 स्पर्श है, 4 अंत्यस्थ है, और 4 क्या है? उसमें है। अच्छा, 2 और बच गए जी। 33 और 2 कितना हो गया जी? 35। लेकिन 39 बिठाने में 4 और कौन से रह गए बच्चों? तो 4 और रह गए तुम्हारे पास संयुक्त। इसी के यहाँ पे नीचे आ जाएगा संयुक्त व्यंजन। क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अच्छा, संयुक्त व्यंजन कौन से है जी? कहोगे जी एक तो ये है छह, अक्षय जी से बोलते हैं भाई, है ना, छह। उसके बाद क्या होगा? त्रय, ये त्रय। और फिर क्या होगा? अज्ञे, अज्ञे ज्ञानी तो पढ़ा होगा ना। और फिर क्या होगा? लास्ट में सरय, एक और जोड़ दिया गया। तो कितने अभी? ये 4 है हमारे पास संयुक्त। तो 33 तो हो गया हमारे पास व्यंजन, 2 हो गए उत्क्षिप्त, और 4 हो गए हमारे पास संयुक्त। तो कुल कितने हो गए? 39 हो गए। और 13 हमने उसमें पढ़े थे, तो कुल कितने हो गए बच्चों? 52 हो चुके। क्या यहाँ तक का कोई दिक्कत? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा थोड़ा सा और इनके बारे में पढ़ ले भाई। तो एक बार ना अंत्यस्थ के बारे में 2 लाइन पढ़ ले, ज्यादा नहीं पढ़ते, 2 लाइन बस। ठीक, अंत्यस्थ के बारे में 2 लाइन पढ़ रहे भाई। ठीक है, अंत्यस्थ के बारे में 2 लाइन कौन सी पढ़ोगे जी? अब तो मन सबर गया। अरे कोई बात ना, थोड़ा सा और पढ़ लो भाई, फिर आराम से बहुत बढ़िया बढ़िया भैया होगा तुम्हारा। ठीक है, इस बार नंबर ले लो, मस्त वाली कुड़ी मिलेगी तुम्हें फिर। ठीक है, फिर ढूंढ ढूंढ के मिलेंगे रिश्ते वाले। जैसा अब तो रिश्ता अगर कहीं को कहते होगे ना, बहुत से भाई कि बिहान हो रहा मेरा, और जिस टाइम नौकरी लगी ना, मैंने कहूँ जैसा महाड़ आया करे ना गुड़ पे, बिल्कुल मक्खी भी टिक करे, ऐसे मिल गए रिश्ते वाले तुम्हारे। तो आ जाओ एक बार, थोड़ा सा पढ़ लो वजीसा लगा के, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर ब्याह करूँगा तुम्हारा, बढ़िया बढ़िया रसूल देखो मैं तुम्हें, है ना। तो आ जाओ एक बार भाई, पढ़ना किसके बारे में? अंत्यस्थ के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? अंत्यस्थ के बारे में। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, 2 हमारे पास क्या होंगे अंत्यस्थ के अंदर? 2 तो होंगे अर्धस्वर। क्या होंगे? 2 अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन से जी? ये और वे। हमने अर्धस्वर क्यों कह रहे जी? ये तो बात पल्ले से ना पड़ी। स्वर तो हमने पढ़ लिया, अध्याय तो पूरे स्वर हो, अन्य अध्याय स्वर का क्या मतलब है? ये तो स्वर हो या ना हो, लेकिन अध्याय स्वर भी हो भाई। कैसा भाई? देखो, तुमने कई बार लिखा होगा, जैसा मैं लिखूं महिला, क्या लिखा हूं? महिलाएं, महिलाएं लिखा नहीं लिखा भाई? बहुत से भाई ने तो ऐसा लिख दिया होगा। और कुछ जो हमारे साथी है जो मेरे जैसे है ना, कम से पढ़े लिखे, वे क्या लिखेंगे? इस महिला को ऐसा लिखेंगे भाई। ठीक है, बात तो सही है, दोनों ठीक है, कम ज्यादा कोई पढ़ा लिखा ना, सब बराबर है। कभी बुरा मान जाओ कि हम तो कम पढ़े लिखे रह गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? महिलाएं और महिलाएं दोनों, बात तो सही है। यानी कि हमने ए के स्थान पे ये का प्रयोग कर लिया, यानी कि ये को हमने स्वर के स्थान पे यूज कर लिया, तो इसलिए क्या होगा? ये अर्ध स्वर है। जैसे और उदाहरण लिख लूँ, मैं लिखूँ ना उसके लिए, किसके लिए भाई? वो तो मुझे भी नहीं पता किसके लिए की बात कह रहे हो। तो लिए, जो लिए होगा हम कई बार ऐसे लिखेंगे और कई बार ऐसे लिखेंगे। क्या बात है? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, मजा आ गया इसमें। तो अब समझ में आ गया कि अर्ध स्वर क्यों कह रहे जी, बिल्कुल ठीक है। मैं लिखूँ जाएगा, जाएगा वह वहाँ जाएगा, उससे मिलने जाएगा। तो जाएगा में ए लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? कि जाएगा। बात यहाँ भी बिल्कुल सही है। तो क्या लिखा हमने? यानी कि यह को हम ए की जगह लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। क्या होगा? अर्ध स्वर जी। चलो यह तो समझ में है कि वह का क्या करे। अरे वह को भी भाई ऐसे लिखेंगे, बेफिक्र रहो। लिखो गोवा, घूमने की तो बहुत इच्छा होगी है भाई, गोवा वह लिखा गया। अच्छा, गोवा बहुत सी जगह आपने ऐसे भी लिखा देखा होगा, आ गो आ। बात ये भी ठीक है, दोनों बिल्कुल सही है। यानी कि आ की जगह हमने वह का प्रयोग कर दिया, तो क्या होगा? अर्ध स्वर होगा जी। और क्या भाई? अच्छा, एक और चीज जिसमें, जैसे मैं लिखूँ भाई क्या लिखूँ? तो कोवा। अरे कोवा जो घर में आवे ना, क्या लगे मेहमान आओगे, क्या आज बोल रहे कौवा, और कौवे को हम ऐसे भी लिख दें ना, लिखते ऐसा,
तो कौवा क्या हो गया, कौवा बना दिया। तो हमने यह और वह की जगह किसका प्रयोग कर लिया भाई, स्वर का प्रयोग करा। तो अंत्यस्थ में दो तो हो गए तुम्हारे पास भी अर्ध स्वर। क्या यहाँ तक का दिक्कत है किसी को? थोड़ा सा और आगे चल दूँ? कोई दिक्कत तो ना भाई? नींद तो ना आ रही भी किसी को? नींद आ रही हो तो भाई देख एक झपकी तो ले लो, कोई दिक्कत ना झपकी लेने में। भले ही पेपर छूट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, बेफिक्र होकर सो जाओ आराम से। अच्छा और क्या बचा जी, यार लै के बारे में कुछ है जी, रै के बारे में भी और लै के बारे में भी है। जो रै है ना, रै 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 बोल को देखो, रै रै रूढ़क सी होगी जीव नीचे, रै रै है ना। तो ऐसा बोलेंगे लुंठित, क्या बोलेंगे, लुंठित, यानी कि लुढ़कना है ना, लुंठित क्या बोलेंगे, लुंठित। और इसी को और भी बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, प्रकंपित, क्या बोलेंगे सब, प्रकंपित। तो लुंठित या प्रकंपित कौन सा हो गया तुम्हारे पास, रै हो गया जी। लै को क्या बोलेंगे, लै भी लिख दो जी, इतना सारा लिख दे तो लिख लो भाई, इसे बोलेंगे पार्श्विक, क्या बोलेंगे सब, पार्श्विक। लै को क्या बोला हमने, पार्श्विक, और रै को क्या बोल दिया, लुंठित बोल दिया। क्या यहाँ तक का दिक्कत है किसी को? कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक का। अब एक और बच गया, संयुक्त के बारे में और पढ़े, फिर टेंशन खत्म। हिंदी वर्णमाला फिनिश। अरे नहीं भाई इतनी जल्दी ना होती है, अभी तो सैग होश भी रह रहे जी, गड़बड़ ना करो, इतनी जल्दी जल्दी करा दो। फिर उसका फोन आ रहा, फोन भी तो सुनना, और नाराज हो जाएगी, कह लगा इतनी देर हो गई, कितनी क्लास करेगा है भाई। उसका फोन बाद में सुन लियो, आ जाओ एक बार थोड़ा सा। अच्छा जो संयुक्त है, संयुक्त मिलकर कैसे बनेंगे, जैसे ये लिख रहा अक्षय है ना, ये कैसे मिलकर बना, कहोगे कि सै प्लस के कै प्लस के सै, अक्षय कैसे हो, कै प्लस के सै से मिलकर बनेगा। इसी प्रकार से तरह कैसे बनेगा भाई, तरह को भी लिख लेंगे तय और रह, तय और रह, ये पहला अध्याना और बाद में पुराना भी ध्यान रखने से। उसके बाद अगर मैं अज्ञा की बात करूँ, जय की बात करूँ, तो क्या आ जाएगा, जय प्लस के अज्ञा है ना। और लास्ट बचा भी सर है, अरे बहुत आसान है, सर श्रमिक, यानी कि स और र। क्या कोई दिक्कत है, इतना याद रह जाएगा सभी को, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है हिंदी में, अगर लुसेंट पे पढ़ा होगा या किसी बुक में देखा होगा, बोलेगा कि अक्षय, क्या लिखा गया, सब क्वेश्चन क्या है, क्या होगा, हिंदी शब्दकोश में, क्या कह रहा है बच्चों, हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में, यानी कि हिंदी की डिक्शनरी में अक्षय का स्थान, अक्षय का स्थान, अक्षय का स्थान किसके बाद आता है, अक्षय का स्थान किसके बाद आता है, किसके बाद आता है, बाद आता है। ये आपको क्वेश्चन बना के लिख के दे दे भाई। कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में अक्षय का स्थान है वो किसके बाद आता है, अक्षय का जो स्थान है वो किसके बाद आता है। और आपको ऑप्शन दे देगा बड़ा प्यारा प्यारा सा, कहोगा ए के बाद, ठीक है। फिर लिख देगा दूसरे ऑप्शन में, कहोगा कै के बाद, एक और ऑप्शन में लिख देगा कहोगा है के बाद, और लास्ट में लिख देगा फै के या पै के बाद। अब जो हमारे कुछ विद्वान टीचर जी है, कुछ टीचर भी देखो गलती किसी की नहीं है, दरअसल जैसे ही उन्हें पढ़ाएगा तो इन्होंने बता दिया, तो वे क्या कहूँ, कह लेगा भाई देखो ये तो है स्वर और ये अक्षय है व्यंजन, तो सारे के सारे जो व्यंजन है कै के बाद आवे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कै। लेकिन इसका रीजन ना समझ पाता कुछ भी, ठीक है। चलो उत्तर भी इन्होंने कै दे रखा, तो हमने मान लिया कि चलो बात तो भाई ठीक है, कै के बाद है। लेकिन अगर पूछ ले कि तरह, तरह किसके बाद आओगे भाई, अब यहाँ क्या उनकी बोलती बंद, क्योंकि ये तो ऑप्शन में मिलता है ना, क्या ऑप्शन में ना मिलता, वहाँ क्या मिलेगा ऑप्शन में, तो मैं तय मिलेगा भाई, ऑप्शन में क्या मिलेगा, तय मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो अक्षय लिखा हुआ है तो किसके बाद है, कै के बाद है, त्रय है तो किसके बाद हुई, तय के बाद होगा, अज्ञा है तो किसके बाद हुई, जय के बाद, और सर है तो किसके बाद होगा भाई, सै के बाद। कोई दिक्कत तो समस्या, इतना हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात पल्ले पड़ी, अब कुछ भी दे दो, यहाँ पे तरह की जगह आज्ञा भी देगा ना भाई, जब भी हम कर रहे हैं कि जय के बाद होगा, ये नहीं है कि सारे वर्ण कै के बाद आने, वो तो कै इसलिए आंसर है क्योंकि कै तो शुरू हो रहा है यहाँ, और ये किसता है भाई, तैता है, और ये किसता जैता, और ये किसता भाई सहता है। तो इतनी क्लियर हो जाएगी किसी को, कोई दिक्कत है किसी को भाई, खाना आजा बना रहा हो तो बता दिया मुझे भाई, थोड़ा सा आगे और पढ़ ले बस, 5 मिनट का काम हो रहा है, सैग उसको और देख रहे, अल्पराण महाप्राण को, हिंदी को फिनिश करेंगे तो। अच्छा थोड़ी सी बात करते हैं हम प्राणत्व के आधार पर और एक घोषत्व के आधार पर, दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक और हमको तो याद करना, इसी के लिए लिख दिया एक साथ ही, हमें पेपर में पास करना, विज्ञानी ना बनना किसी को भी, ठीक है। देखो प्राणत्व का मतलब है हवा बाहर निकलने पे, हवा कहाँ से बाहर निकलेगी, मुंह से, कभी कहीं और सा सोच रहे हो, ठीक है। यानी कि जिनके बोलने में हवा कहाँ कम ज़्यादा हो रही है, अल्प माने क्या होता है कम, और महा माने क्या होता है ज़्यादा, यानी कि जिनके बोलने में ज़्यादा हवा बाहर आओगी तो महाप्राण, कम हवा बाहर आओगी तो क्या भाई अल्प प्राण। अब देखो ये है क्या, 1 3 4 5, ये लिखा क्या, जैसा हमने लिखा ना कै वर्ग, कै ख है ना, कै ख कै घै डै, ये हमने नंबरिंग करी थी अभी। कै क्या होगा पहला, ख क्या होगा दूसरा, गै क्या होगा तीसरा, ये क्या हो जाएगा चौथा, और ये क्या हो जाएगा पांचवा। ये सभी को नंबर है। उसी प्रकार पूरा था, चय वर्ग में, टय वर्ग में, तय वर्ग में, पै वर्ग में, हर किसी में यही काम करना था, है ना। तो देखो अल्प क्या होता है जिससे कम, अच्छा बोल के देखो, अगर कै ख कै
ख ग घ, यानी कि कै में कम लग रहा है, ख में ज़्यादा समय लग रहा है, ग में कम और घ में ज़्यादा लग रहा है, और क्या हो जाएगा ड। तो यानी कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या होगा, अल्पप्राण होगा। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होगा, अल्पप्राण होगा। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होगा, अल्पप्राण। अरे नहीं दिमाग हमारा, कोई दिक्कत ना हो, इस दिमाग में बनाऊंगा। इंग्लिश तो पढ़ रखी सबने, इंग्लिश बड़ी जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि भारत में सबके सब अंग्रेजी बैठे। कै को क्या लिख करे, के, ख को क्या लिख करे, के एच, कोई दिक्कत है। ग को क्या लिखेंगे, जी, और घ को क्या लिखेंगे हम, जी एच, कोई दिक्कत समस्या इतना में। अब मुझे एक चीज बताओ, कम कौन सा है, कै वाला कम है के, और ख क्या है, के एच। ये सिंगल, ये डबल, जो उनसे सिंगल है तो अल्प में, जो डबल है ना वो महा में। अरे जी ब्याह हो जाएगा थारा तो महा में आ जाओगा ना, बड़े में गिनती और लग जाएगी तुम्हारी। तो जब सिंगल है, सिंगल अक्सर तो कहीं में अल्प प्राण में, और महा क्या आ जाएगा, डबल में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे जितने भी स्वर है ना, 20 स्वर बेचारे सिंगल ही है, सबके सब स्वर क्या सिंगल है। तो सिंगल तो इसमें रख दो, किसमें भाई, अल्प वाले में। बिहाई ना हो रहा कोई से कभी होता तो स्वर की सहायता में भाग जाते। तो जो स्वर है वो क्या है तुम्हारे पास, अल्प प्राण है। और जो अंत्यस्थ है, अंत्यस्थ को देखो, य, र, ल और व, देखो ट्रिक काम कर रही है क्या, जी बिल्कुल करेगी। यहाँ भी य को क्या लिखा करें हम, वाई या वाई एच, कहोगे जी वाई लिखा करें। र को क्या लिखा करें हम, केवल आर लिखेंगे, आर एच, खाली आर ही तो होगा भाई। ल क्या हो करे भाई, एल हो करे, और वह क्या हो करे, वी हुआ करे। तो सिंगल आ गए तो सारे कहीं में अल्प प्राण में है। और जो डबल में क्या है, उसमें ये क्या आ जाएंगे, डबल में आ जाएंगे। ट्रिक से है थोड़ी सी, अपने हिसाब से याद रख लो, जैसे भी रखोगे कोई दिक्कत ना है। दूसरी बात है, इस अच्छे एक काम करो ना, बढ़िया समय लग रहा है, 24 लिख दो क्या भाई, 2 4, भाई 2 और 4 को 2, 24 लिख दो। अच्छा जब वो 24 है तो यहाँ पे ए घोष में ध्यान रखना है 12। ए घोष का मतलब कंपन कितनी हो रही है हमारे शरीर में, यानी कोई चीज हम बोल रहे हैं तो बोलने पर कंपन कितनी प्राप्त हो रही है। तो कंपन होने का मतलब है कि क्या कंपन है, क्या नहीं कंपन है। एगोस का मतलब जिन्हें बोलने में कम कंपन, यानी कि नए कंपन होने के बराबर होगा, और सैगोस जिसे बोलने में बढ़िया कंपन निकलती होगी। अब सुनेगी मेरी बात भाई, जो किसी भी ओर का पहला दूसरा, जैसे कैक है ना, उसी प्रकार चैच है, जैज है ना, इस प्रकार के जो पहले और दूसरे वाले होंगे, पहले दूसरे वाले होंगे भाई, सब क्या एघोष। किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, यानी कि 12 याद रख लो भाई, 12 एघोष और 24 महाप्राण, 12 दूनी के 24, 12 एघोष और 24 महाप्राण। जब 12 यहाँ लिख लिया तो बच्चों क्या बचेगा, 3 4 5 बच गया सैघोष, 2 4 यहाँ पे है तो क्या बचेगा, 1 3 5 बच गया तो अल्पप्राण। अब सुनेंगे मेरी बात, और जो तीनों स है वो भी क्या है तुम्हारे पास, एघोष, यानी कि कंपन होती है भाई। लेकिन अगर बात करेंगे सैघोष में, ये तो लिख लिए तो है वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये वर्ग लिख रहे क्या खे गए गड़े, मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी चीजें, इतना पढ़ लिया था अभी। अब सवर भी सारे क्या, भी तुम्हारे सारे सवर सैघोष है, और सारे सवर क्या भी अल्पप्राण, इन्हें ध्यान रखियो। जितने भी सवर है वो सैघोष है, और क्या है भी अल्पप्राण है, कोई दिक्कत है। और है भी इसी में आ जाएगा, और अंत्यस्थ है। अंत्यस्थ क्या है भी, अंत्यस्थ सैघोष है, और क्या है भी अल्पप्राण है। इतना क्लियर होगा। अब लास्ट चीज और बची भाई, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं उनको और कंप्लीट कर लो बस। नेक्स्ट लिखते बच्चों, उच्चारण के आधार पर, यानी कि जो इनका उच्चारण कहाँ से होगा, ये होगा उच्चारण स्थल, उच्चारण स्थान है ना। उच्चारण स्थान के आधार पर कितने होते हैं, 5 होते हैं। सबसे पहले कंठ, अब याद कैसा रखोगे, कैसे कंठ, कैसे कंठ, कैसे कंठ, यानी कि जो पूरा कै वर्ग है वो कहाँ से उच्चारण होगा भाई, कंठ से होगा। चे पी का ताल लगाऊंगे, गाँव में कहता है ना भाई, चाय को क्या बोला रहा है, चा बोला रहा है ना, तो चे पी का क्या लगाऊंगे, ताल लगाऊंगी। टैवर के कहाँ से काउंट होगा, कहाँ से बोलेगा, मूर्धा से बोलेगा, यानी कि मूर्धा होता है ऊपरला भाग होता है। अब ये तय बोल कर देखो, तय, थ, द, ध, न, जीभ ना दांत पे टच नहीं करनी बिल्कुल ही, बोल कर देखो तैवर पूरा। तो तय थ द ध न कहाँ से होगा, तुम्हारा दंते होगा। अब बचा क्या, पै फै बै भै मैं, यानी कि पैवर कहाँ से होगा, होठ से होगा। अच्छा एक बार पै बोल कर देखो, बिना होठ को लाई, पै फै बै भै में चलता नहीं काम, तो क्या होगा, होठ से हो गया। तो इनको और ध्यान रखना, ए आ बी सी से बोलेगा, ई कहाँ से, तालव्य से बोलेगा, और फिर क्या भाई, ऊ कहाँ से बोलेगा भाई, ओठ से बोलेगा। पहले 2 कंठ से, दूसरे 2 तालव्य से, और ऊ बोल के देखो तो होठ से होगा। जब ए है तो ये है बी सी के अंदर आओगा भाई। अब इन्हें और लिख लो। सबसे पहले देखो हमने पढ़ा था ना, से, ये वाला पेट पटा से आ जाएगा भाई, से और है, ये तो था। तो इसमें है को लिख लो सबसे ऊपर, है, फिर से हो गया। बस इतना इसमें ध्यान रखना था। लास्ट 2 चीज और बची, बस इन्हें और लिख लो। जैसा ए है कहीं से बनेगा, ए प्लस के ई से बन रहा था भाई। ए कहाँ से बोल रहा है भाई, हमारे पास कंठ से, और ई कहाँ से बोलेगा भाई, तालव्य से। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य, यानी कि ए और जो आई है वो कहाँ से बोलेगा, कंठ तालव्य से बोलेगा, कोई दिक्कत है। इसी प्रकार अगर मैं ओ की बात करूँ यार बच्चों, तो ए प्लस के ऊ से क्या हो गया था, ओ।
ए कहाँ से बोला है? कंठ से। ए कहाँ से? विकंठ से। और ऊ कहाँ से बोला है? होठ से, यानी कि होस्ट से। तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। कोई दिक्कत है, समस्या किसी को? कंठ ओष्ठ से क्या हो जाएगा? ओ और औ हो जाएंगे। तो हिंदी वर्णमाला में इतना ही था, कंप्लीट अच्छे से हो गया। इसे बहुत अच्छे से लिख लियो और एक बार और पढ़ लियो, इससे ज़्यादा करने की जरूरत ना है हिंदी में। ठीक है, कल को अपना समास या संधि का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग तो हमारी चली रही है, रीजनिंग भी करते रहना। यूपी पुलिस कंप्लीट मैं कराऊंगा, बेफिक्र होकर रहिए। थैंक यू।